हेलो एवरीवन, दिस इज रीवियम और आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में भी, और उससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो पढ़ी ही होगी और मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हम लोग कर रहे होंगे और मतलब चीजें अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा काफी है, पर ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। मतलब एक ही फॉर्मूला अभी तक वर्क कर रहा था, पर अब क्लास 12th है दोस्तों, तो आगे चीजें इंप्रूव हो रही होंगी, नई नई चीजें ऐड हो रही होंगी, तो इस साल काफी कुछ ऐड होने वाला है आपकी प्रोबेबिलिटी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि चांस ऑफ एन इवेंट वगैरह कोई चांस फाइंड हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं कि उसकी संभावना क्या है इस इवेंट की ऑकर करने की या नहीं ऑकर करने की, या मतलब जो भी है। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी में और हम लोग फाइंड करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब p of an event is n upon ns। तो ये फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है और मतलब जो इवेंट ई के फेवर में है वो इससे दिखा दी जाते हैं। तो बेसिकली सेट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। तो सेट थ्योरी अगर आपको, सेट में भी आपके इंटरसेक्शन, यूनियन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये थी बात अपने सो कॉल्ड पुराने फॉर्मूले की, और मतलब ये यूज हो रहा था काफी टाइम से। 11th में हमने हालांकि कुछ नया करने की कोशिश की, कॉम्बिनेशंस भी यूज किए प्रोबेबिलिटी में, तो वो भी एक अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्लास 12th में है तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहे होंगे हम। तो ये इसमें ये एस क्या है? एस है आपका सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये आपका हो जाता है सैंपल स्पेस। एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जो मतलब अपने आप में एक कंप्लीट आउटकम होता है, वो एलिमेंट्री इवेंट होता है। जैसे जैसे कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन टॉस करने के बाद या तो उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आना सिक्के पे, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। सिक्के पे टेल आना, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। हमने डाइस रोल किया, डाइस पे 1 आना, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। 2 आना, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अगर हम इसका एक इन सबको मिला के एक सेट में रखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने डाइस रोल किया तो उसमें 1 और 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर तो ये है एलिमेंट्री इवेंट्स व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस, और हमने इसको एक सेट में रख दिया तो ये आपका हो गया एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग द डाइस इज दिस। ये चीजें आपने पहले भी करी होंगी और काफी सिंपल चीज ये है। तो ये इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो 11th तक हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। अब तक हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो बहुत ही सिंपल थी, मतलब और मतलब उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बेसिकली ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। पर अब 12th में आ चुके हैं हम, तो अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है, क्या हो रहा है हमारे साथ, ये एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस, आई होप आप सब लोग क्रिकेट देखते हो, ठीक है। तो एक मैच हम लोग हाइपोथेटिकली सपोज कर लेते हैं कि एक मैच होने वाला है, अभी मैच हो रहा है। तो मैच किस तरह लें? चलो आईपीएल की टीम ले लेते हैं, सीएसके सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस। इन दोनों का मैच होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैच होने से पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने की, हाँ, अगर हम जनरली बात करें, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी जीतने की, विनिंग की, ठीक है। अब क्या है कि मैच स्टार्ट हो चुका है, अब मैच स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो कृपया करके ध्यान बनाए रखिएगा। अब मैच स्टार्ट हो चुका है और मतलब मान लीजिए सीएसके की पहली बैटिंग मैच हुई है। सीएसके के प्लेयर्स पता नहीं किस मूड में थे उस दिन, और मतलब सब छक्के चौके मारते जाते हैं और मतलब बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं। लेट्स से स्कोर बन चुका है आपका 250। और अगर आप क्रिकेट देखते हो
और आप मतलब T20 देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि 250 का स्कोर कितना बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है 250 का, 200 प्लस पार कर 200 पार जाने में। लेकिन CSK के बैटरों ने क्या किया कि 250 बना दिया, मतलब सारे प्लेयर्स चल गए होंगे या उनकी बॉलिंग बेकार हो रही होगी, मुंबई की जो भी रीजन रहा होगा, उनके 250 बन गए। अब क्या है कि हमारा एक इवेंट हो चुका है, यानी कि CSK के 250 बन चुके हैं, तो CSK के 250 बन चुके हैं। अब इनको चीज मुंबई को जीतने के लिए कितने चाहिए, 251। तो अगर आप मतलब मैच देखते हो तो आपके दिमाग को आप मतलब पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है, पता ही चल जाएगा कि पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी दोनों की। लेकिन अब क्या है कि एक कंडीशन हो चुकी है, यहाँ पे एक इवेंट हो चुका है कि 250 का स्कोर बन चुका है, तो क्या अभी भी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच रहेगी? तो अगर आप मतलब देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार CSK की तो मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, CSK की तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी इतनी। तो ये चीजें मतलब इसमें क्या होगा कि एक इवेंट हो चुका है, वो दूसरे इवेंट को फर्क कर रहा है, मतलब एक इवेंट हो चुका है वो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर रहा है। तो यही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते हैं, कोई एक इवेंट हो चुका होता है वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर रहा होता है, और उसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि दूसरा इवेंट हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये एक एग्जांपल था, यानी कि अब इसकी ये हालांकि ये कॉम्प्लेक्स केस है, इसमें हम लोग ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिया है कि प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग है। इवन जो प्रोबेबिलिटी मीटर चलता रहता है ना टीवी में या फिर मोबाइल में, आप देखते होंगे कि लाइव इन प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि वो कम ज्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो जैसे कोई विकेट गिर गई तो प्रोबेबिलिटी उसकी उस टीम की कम हो जाती है, या छक्का होता है थोड़ी बढ़ती रहती है। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज है। तो उसको ऐसे मत देखिए कि मतलब एक और चैप्टर आ गया हमारे लिए पढ़ने के लिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। तो ये हालांकि ऐसे केसेस हमारे में नहीं है, हमारे में बहुत ही सिंपल है, आराम से सॉल्व हो रहे होंगे हमसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो एक एग्जांपल की सीरीज लेते हैं, कुछ यूजुअल प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड करते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड कर रहे होंगे इस सेशन में। तो यूजुअल ला लेते हैं, इधर कंडीशनल ला लेते हैं, शॉर्ट में ला लेना टाइम नहीं लेता। तो मान लीजिए एक डाइस रोल किया गया है, ठीक है। तो डाइस रोल किया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक डाइस को रोल किया है। अब यूजुअल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे कि निकाल लेते हैं पी प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं यूजुअली। तो यूजुअल प्रोबेबिलिटी इस प्रकार की होती है कि डाइस को रोल किया और हमें निकालना कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल 1/6 हो जाएगी। आप काफी टाइम से ये क्वेश्चन ऐसे करते आ रहे होंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई एक इवेंट पहले हो चुका होगा, फिर हम लोग निकालेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। तो जो हमने डाइस रोल किया था और हमें उसके बाद पता कहीं से कैसे भी पता चल गया कि उसमें इवन आया है, यानी कि एक इवेंट हो चुका है, उसमें इवन आ चुका है, ये हमें श्योरली पता चल गया। कैसे भी मान लो, कैसे भी पता चल गया हमें कि इवन आ गया है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट सैंपल स्पेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पहले इवेंट पूरा कर लेते हैं, उसमें एक इवेंट आ चुका है, ये एक इवेंट है, इवन आ चुका है। अब नेक्स्ट इवेंट लेते हैं कि उसमें 4 है, यानी कि यही वाला सेम उठा लेते हैं। अब इवन आ चुका है, अब हमें निकालनी है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यही सेम डाइस रोल किया था हम लोगों ने। अब इसमें क्या है कि श्योरली इवन है, ये हमें पता चल गया एक इवेंट। तो पहले हमारा सैंपल स्पेस था, पहले क्या था हमारा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा पहला सैंपल स्पेस था जब हमें पता नहीं चला था कि इवन है। अब हमें इवन पता चल गया, तो अब क्या है, सैंपल स्पेस चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस चेंज हो गया, अब सैंपल स्पेस में से बचे हैं 2 मतलब या तो 2 आया होगा या 4 आया होगा, 6 आया होगा। अब हमें फाइंड करना है कि 4 आया था, कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
सैंपल हमें ये तो श्योरली पता है कि इसमें से ही आएगा। तो सैंपल स्पेस चेंज हो चुका है, यानी इसमें 3 इवेंट है। 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगी? उस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इस केस में हो जाएगी 1/3। तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल था, और मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे होंगे आगे, ठीक है। बाकी हम लोग अभी फॉर्मूले पे पहुंचेंगे, अभी सही से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर्ली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे विजुलाइज करें हम लोग, कैसे ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, मान लीजिए ए इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट बी इवेंट पहले ही हो चुका है। तो इसके लिए एक वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये इवेंट, ये है आपका ए, ये इवेंट आपका बी, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन है, बी हो चुका है, ठीक है। बी क्या है आपका? पहले ही हो चुका है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इतना पार्ट हो चुका है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये देख लेते हैं। हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट बी हो चुका है, ये हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कर रहे होंगे आगे, और मतलब यही करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकल उसमें टर्म्स में देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैड हैपेंड, बीच में डंडा लगा देते हैं। इसका मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है, यानी कि हमारे पास अब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सैंपल स्पेस ये है। पहले पूरा था, जब बी नहीं हुआ था तो पूरा था। ये भी आपका हो सकता था, बट अब ये तो होगा नहीं बेसिकली, क्योंकि बी हो चुका है। तो ये सब, ये पूरा क्वेश्चन निकल गया, बचा बचा। अब हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए के ए इवेंट में कितने आपके आउटकम्स बचे, वो ये हैं। ये यहीं तक है ना भाई, ये यहाँ तक है, तो बचा बचा ये बचा ये में। बाकी तो बी तो हो ही चुका है, तो सैंपल स्पेस आपका चेंज हो गया। तो और ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये ए इंटरसेक्शन बी कौन सैंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका नया कौन सा है? बी वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो एन एस से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें विजुलाइज करिए, और मतलब आपको विजुलाइज करके काफी इजी हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक एक्ट है आपका, एक डाइस को रोल किया गया है। एक्ट है आपका, डाइस को रोल किया गया है। इसमें ए इवेंट बी इवेंट लेते हैं जो कि पहले ही हो चुका है। कि हमें पता चल डाइस पे हमें पता चल गया है कि दो डाइस रोल किए हैं, सॉरी दो डाइस रोल किए हैं, ये एक्ट ले लेते हैं। तो दो दो डाइस रोल किए गए हैं, और हमें पता चल चुका है उस पर जो सम है दोनों नंबर्स का, वो 6 आ रहा है आपका, ठीक है। सम इज 6, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, एक विजुलाइज करके प्रॉपरली, और एक अपना प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके। तो विजुलाइज करने के लिए मैं ज़्यादा स्टिक करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है मुझे, पता नहीं। तो सम इज 6 आ चुका है। बी इवेंट है कि उस पर सॉरी ए इवेंट है, उस पर डबलेट है, दैट इट इज अ डबलेट। डबलेट तो जानते होंगे, मतलब एक ही नंबर आया है, लेट्स से 3,3। तो ये चीज़ थी। अब पहले इसको करते हैं विजुलाइज करके। तो विजुलाइज करके यानी कि 6 आ चुका है उस पर, ठीक है। 6 आने के कितने तरीके होते हैं डाइस में? सम 6 आने के 1,5 आ जाए, या तो या तो 2,4 हो, या 3,3 हो, या 4,2 हो,
5,1। तो ये सम 6 आने के तरीके हुए कितने हुए आपके 1 2 3 4 5, यानी कि अब हमारे पास सैंपल स्पेस में इवेंट्स बचे हैं 5। सैंपल स्पेस में इवेंट बचे हैं 5 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट इज अ डबलेट। और डबलेट के कितने इवेंट्स हैं? डबलेट के हमारे कितने आउटकम्स हैं? एक ही है बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी व्हेन वी हैड हैपेंड। हम इस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन है से इसको हम प्रॉपर्ली फॉर्मूला यूज करके करेंगे। फॉर्मूला क्या था? of A when B had happened, probability of event A when B had happened is equals to probability of A intersection B upon probability of B। यानी कि B के आने की probability probability क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और B लिख लेते हैं इसको 5/6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आउटकम्स होते हैं तो डाइस को हम करते हैं तो 5/36 हो गया। और A इंटरसेक्शन B कितने आउटकम्स हैं हमारे पास? बेसिकली एक ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 1/36। तो अब हमें निकालनी है A when B had happened, ये क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी? 1/36 अपॉन P ऑफ B ऑफ, या B करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 36 अपॉन में नहीं लिख सकते, तो ये इससे कट गया, ये क्या आएगा 1/5। उससे ये या इससे भी ये बस वहाँ पे हम लोग विजुअलाइज करके कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके कर रहे हैं। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी कुछ बातें थी, कुछ एग्जांपल थे। बाकी आप एक्सरसाइज करिए, जल्दी से जल्दी खत्म करिए, मजा आएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब किसी इवेंट का होना ना होना किसी दूसरे इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू हो नहीं हो, रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये चौक चला रहा हूँ और वहां पे आपका कुछ बर्तन टूट गया। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या आपस में रिलेटेड हैं किसी प्रकार से? यानी मेरा चौक चलाना ना चलाना, आपका वहां पे कोई बर्तन टूटना गिरना, आपका फोन फूटना, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए। अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें जब बी हो चुका है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे चौक चला चुका हूँ, वहाँ पे उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपका फ़ोन ब्लास्ट कर गया, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं भाई, मेरे यहाँ पे चौक चलाने से आपके फ़ोन के ब्लास्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो सकती है? तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैड हैपेंड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज ही ना हो तो दोनों इवेंट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड नॉट हैपेंड, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चौक ना चलाऊं तो आपका फोन ब्लास्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी उसी प्रोबेबिलिटी के बराबर होनी चाहिए जब आपका फोन, जो आपके फोन ब्लास्ट करने की प्रोबेबिलिटी। बी इवेंट का होना ये कोई फर्क नहीं कर रहा है, बी इवेंट का ना होना भी ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी इवेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोबेबिलिटी उतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी है उतनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से, यानी कि तो ए का होना ना होना बी का होना ना होना ए को चेंज नहीं कर रहा होगा, या ना ए का होना ना होना बी को चेंज कर रहा होगा, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हम देखेंगे,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डाल दिया ऐसी जगह। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि अगर ए ना हो तो बी होना ही होना है, तो वो तो भयंकर डिपेंडेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है डिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एग्जांपल जैसे कि सिक्का टॉस किया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सिक्का टॉस किया, उस पर हेड आना और इस पर टेल आना, ये दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी कि ए नहीं हो रहा होगा तो बी होगा, टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा, अगर वो सोने वाला सिक्का नहीं है तो ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थी। इनको कंफ्यूज नहीं करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स से, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। ये हालांकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो भयंकर डिपेंडेंट होंगे। ए का नहीं होना डायरेक्ट इंप्लाई कर रहा है कि ये होगा, हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और अगर अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो हम लोग एक चीज यूज कर रहे होंगे आगे, वो होगा probability of A intersection B when these are independent. अगर independent, if A and B are independent, then हम लोग क्या करेंगे, probability of A intersection B क्या हो जाएगा, probability of A and probability of B, ठीक है। तो ये चीजें ये हम लोग यूज कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस में यहाँ यूज हो। इस वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो इसके लिए कमेंट कर देना, और कहीं से नए आ गए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ वीडियो को ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो दबा के लाइक और शेयर ठोक देना।